Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, और उसमें यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में इंडियन एएस कहा जाता है। आज उसका एक वन लास्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में कई जानकारी हम ले चुके। चलिए तो आज के लेक्चर का सफ़र शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। और क्योंकि आगे हमने फर्स्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो आज हम सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में देखेंगे। आईएफआरएस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, बट इंडिया ने वो अडॉप्ट नहीं किया है। इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज किया है और उसको आईएफआरएस लेवल का बना दिया है, जिसको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। तो डिफरेंस के पॉइंट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट्स का कॉलम, फिर आईएफआरएस एंड देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, पर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 दैट इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। आईएफआरएस को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। फुल एप्लीकेशन ऑफ IFRS टू PL एंड BS का मतलब होता है PNL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिकंसिलेशन ऑफ PNL एंड बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर रिपोर्टेड नंबर्स अंडर प्रीवियस गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का ये पॉइंट हमें बताना चाह रहा है कि जो लास्ट टाइम आपने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे उसके पीएनएल एंड बैलेंस शीट को कनेक्ट करने के लिए आपको रिकंसिलेशन बनाना कंपलसरी होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आईएफआरएस अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए आपको ऐसे रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिखा है नो नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। आप आईएफआरएस फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहे हो तो भी आपको कोई रिकंसिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे हम जाते हैं डिफरेंस के, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट्स यानी कि क्या क्या उसमें प्रिपेयर होगा, उसके पार्ट्स कह सकते हो, उसके अकाउंट्स आप कह सकते हो। तो आईएफआरएस में देख सकते हो कंप्रेंस ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी एंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज एज वेल एज एंड नोट्स और टू दी अकाउंट। यानी आईएफआरएस में बहुत सारे नंबर ऑफ अकाउंट्स बनता है। पीएनएल बैलेंस शीट के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसका पार्ट है। इवन आप इक्विटी में चेंज कर रहे हो, इक्विटी नए इश्यू कर रहे हो या बायबैक ऑफ इक्विटी कर रहे हो तो भी उसमें आएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आप अडॉप्ट कर रहे हो वो भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ उसका पार्ट है। जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंप्रेंस ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही उसमें कंसिडर होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ब्रैकेट में लिखा है इफ एप्लीकेबल। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का लग रहा है, आपकी कंपनी कुछ ऐसा वर्क कर रही है जिसमें कैश इंपॉर्टेंट है, तो बनाना होता है, अदरवाइज नहीं। एंड नोट्स ऑफ अकाउंट यानी कि उसमें चेंज इन इक्विटी या अकाउंटिंग पॉलिसी आपको वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट पे चले जाता है डिफरेंस के, दैट इज बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आईएफआरएस में क्या है, नो पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ करंट एंड नॉन करंट प्रेजेंटेशन ऑफ दी असेट्स एंड लायबिलिटी। भाई असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है उसका कि आपको इसे ही फॉर्मेट में बनाना है। आईएफआरएस में कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है as per the format prescribed in Schedule 6 for the company's adherence to the banking regulations for the bank etc. बैंकिंग के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट है, हर कंपनी के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट अवेलेबल है। चलिए तो डिफरेंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के बाद इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं था, वैसे पीएनएल का भी यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है। नो पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1।
तो यहाँ पे IAS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। सामने जबकि एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 6 AS1 यानी कि पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, बट पुराने वर्ड्स में उसको AS1 कहा जाता था। चलिए, सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा IFRS वर्क करता है? मैग्नेटरी फॉर ऑल एंटिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। IFRS के साथ साथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी वर्क कर रहा है, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए लेवल 3 एंटिटीज आर एग्जम्प्टेड AS3 स्टैंड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो नंबर से रिलेटेड है कि कौन सा IFRS है और कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन के लिए IFRS में बोला है over the useful life of the asset, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आर देयर, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट द शेड्यूल 6 लिखा है रेट्स विच एवर इज हायर, यानी कि आपको विच एवर इज हायर रेट कंसिडर करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। लास्ट पॉइंट डिफरेंस का हम दे सकते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए IFRS क्या कह रहा है? लिखा है डिस्क्लोज टू बी मेड इन ओनली द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ऑफ द प्रेजेंट कंपनी, यानी कि पेरेंट जो कंपनी है उसका सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपको प्रिपेयर करना है। वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 में ऐसा कहा है। जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप देख पा रहे हो डिस्क्लोज ऑफ अर्निंग पर शेयर इज बोथ कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल, यानी कि पेरेंट कंपनी एंड जो उसकी एसोसिएट कंपनी है दोनों की बुक में अलग से आपको दिखाना है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 कह रहा है। चलिए, आज के लेक्चर का हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। नाम है इसका व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप कंपोनेंट्स बताओ, टाइप्स बताओ। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मीन्स फाइनल अकाउंट। क्या मीनिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? लिखा है द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर after the end of each financial year which is shows the financial result and as well as the financial पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, असेट के सामने लायबिलिटी का पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, आइदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हर ईयर के एंडेड में अगर हमें शो करता है, प्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, तो हम उस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप सिंपली फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हो। तो चलिए उसके कंपोनेंट्स यानी कि टाइप्स शुरू करते हैं। उसमें आपको सबसे पहले बैलेंस शीट को समझाना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि आपको सिंपली उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करोगे। उसमें भी अगर हम देखने जाए तो असेट एंड लायबिलिटी साइड होता है, तो सबसे पहले आप असेट को एक्सप्लेन करो। An asset is a resource of controlled by the enterprise as a result of past event from which is future economic benefit are expected to the flow टू दी एंटरप्राइज। भाई असेट आपको ये शो करता है कि आपने पास्ट में क्या रिजल्ट मिला, आपके पास कितनी नंबर ऑफ असेट्स है, एज वेल एज फ्यूचर वो इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाता है। अगर आपके पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर ही है, तो वो आपको फ्यूचर में कितना बेनिफिट होने वाला है वो आपको शो करता है। अगर आप चाहो तो असेट में फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप अलग से उसके बारे में लिख सकते हो। लायबिलिटी के लिए हम देखते हैं a liability is a present obligations of enterprise arising from the past event that statement of which is expected to the result in outflow from the enterprise of the resources embodying economic benefit, यानी कि लायबिलिटी आपको ये शो करता है एट द लास्ट कि आपका रिजल्ट क्या हुआ है। अगर आपके पास असेट्स है पर सामने आपका लायबिलिटी क्या है, आउटफ्लो क्या है, मेन वर्ड है आउटफ्लो ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि अगर आप असेट साइड उसकी इनकम की तरह उसको देख रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ की तरह देख रहे हो, तो लायबिलिटी साइड आपको आउटफ्लो के बारे में जानकारी देता है कि कितना आपका अगर आउटफ्लो कम है, लायबिलिटी पर्टिकुलरली कम होगा, तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है।
तो ये हमारे कंपोनेंट्स पार्ट है। उसमें हम आगे बढ़े तो नंबर 3 हमें इक्विटी के बारे में भी बता रहा है, जो लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। इक्विटी इज अ रेसिडेंशियल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ अ एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज, यानी कि आपकी पर्टिकुलर लायबिलिटी माइनस करने के बाद भी अगर आपके पास बैलेंस है तो वो आपका ओनर्स कैपिटल कहलाएगा। चलिए कंपोनेंट्स पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसमें नंबर बी को देखने जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इनकम लिखा है सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर इनकम के नाम लिखने हैं आप उसको भी समझा सकते हो। बेसिकली income is increase in economic benefit during the accounting period in the form of inflow and enhancement of assets or a decrease of liability that result the increase the equity and that those the resulting to the contributions from the equity participants, यानी कि इनकम साइड आपको ये शो करता है कि आपको कितना इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हुआ है, एज वेल एज पूरे साल में आपको कितना कैश इनफ्लो हुआ है। और अगर आपकी असेट आपने डिक्रीज की है, यानी कि असेट आपने बेच दिया है तो भी आपको इनकम जनरेट हो गई होगी, अगर लायबिलिटी आपने पे कर दिया है तो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होंगे। तो ये आपका एक जो इक्विटी पार्टिसिपेट है उनके लिए आपने कितना जनरेट किया, ये आपको इनकम साइड शो करता है। जितनी ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा इनकम, दैट मीन्स आप लोगों को उतना ही ज़्यादा रिटर्न दे पाओगे। तो इनकम साइड वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्विटी लोगों के लिए बहुत ही प्रिफरेबल होती है। अगर हम सेकंड की बात करें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपोनेंट है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंडिचर ही है। तो एक्सपेंडिचर में लिखा है, expenditure are the decrease in economic benefit during the accounting period. It is the form of outflow and depletes the assets or incurrent of liability that result in decrease in equity rather than those relating to the distributions to an equity participant. इनकम से एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे कि वो आपका इनकम इंक्रीज करता है जबकि एक्सपेंसेस आपके इकोनॉमिक बेनिफिट को डिक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ वो आपका कैश का आउटफ्लो अगर ज़्यादा है तो उसको शो कर रहा है। अगर कोई डेप्रिसिएशन वहाँ पे असेट के ऊपर आपने लगाया है तो वो भी वहाँ पे आपको शो किया जाता है। लायबिलिटी वो आपने डिक्रीज किया होगा, यानी कि सॉरी लायबिलिटी आपका डिक्रीज हुआ है, मतलब लायबिलिटी आपने ज़्यादा खर्च की है, उसमें लायबिलिटी ज़्यादा क्रिएट किया है। तो ये आपको कौन शो करता है, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ P&L अकाउंट। चलिए वैसे तो 3 कंपोनेंट पार्ट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम तीसरा पार्ट समझने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो थर्ड हेडिंग वहाँ पे लिखा हुआ है, a statement showing inflow of cash and outflow of cash during the last year as a result of balance of cash at the end of year is known as a cash flow statement। ऐसा स्टेटमेंट जो आपको कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों दिखा रहा है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। उसके कुछ कंपोनेंट्स है जो हम यहाँ पे 3 सेंटेंसेस में देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको बोलता है। दूसरी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब आप कोई इक्विटी वगैरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो उसको कह सकते हो ना। इन्वेस्टमेंट मतलब असेट का एक्टिविटी, परचेज ऑफ फिक्स असेट वगैरह। एंड तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंस एक्टिविटी, जिसमें हम शेयर्स और डिबेंचर यानी सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ले सकते हो। तो 3 एक्टिविटी बेसिकली इसमें परफॉर्म होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। चलिए ऑलरेडी हम चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें वो ज़रूरी है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन, where the compliance with the requirement of the act including accounting standard as applicable to the company's requirement any change in a treatment, यानी कि कंपनी जब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है उसको अप्लाई करती है तो उसको ट्रीटमेंट के वक्त और डिस्क्लोज इंक्लूडिंग एडिशन, अमेजमेंट, सब्सट्रैक्शंस एंड डिलीटेशंस इन द हेड और सब हेड और एनी चेंजेस, अगर वो कोई एडिंग कर रही है, डिडक्शन कर रही है, सब्सट्रैक्ट कर रही है,
एनी चेंजेस अगर वो कर रही है इन इंटरेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट फ्रेमिंग द पार्ट, देयरफॉर द सेम शुड shall be made at the requirement of the serial shall stand modified accordingly. अगर वो कोई भी चेंज कर रही है दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर चेंज करने के वक्त, उसको फॉर्मेटिंग करने के वक्त जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसी को उनको फॉलो करने चाहिए। वो चेंज कर सकती है नो डाउट, कंपनी टू कंपनी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा नहीं होता, उसमें चेंजेस होते ही है, पर वो चेंजेस वो रूल को ध्यान में रखते हुए ही करेगी। कंपनी अपने आप उसमें कुछ ऐड कर सकती नहीं है, उनको अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस जाना पड़ता है। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली लीगल रिक्वायरमेंट थी, वो चेंज करेगी बट अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशन करेगी। Second one, disclose requirement specified in this schedules are addition to not in the subtractions or a disclose requirement specified in the accounting standards। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रिस्क्राइब्ड है, कंपनी एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड है 2013 में, उसी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेसिफाइड शेड्यूल को वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकती है। बट जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको वो करना चाहिए नहीं। मतलब कोई कंपनी स्पेशल वर्क कर रही है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो ही उनको ये चेंजेस करने चाहिए। अदरवाइज कंपनी एक्ट के मुताबिक क्लियर लिखा है नॉट सब्सट्रैक्शन और ए डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट, सर्टेन कंपनियों के लिए कुछ डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप क्लियर हो जाओगे। लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक उनको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसमें पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। दैट इज नोट्स टू एन अकाउंट शैल बी सर्टेन इंफॉर्मेशन इज एडिशन टू द प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इतना सेंटेंस को अगर हम समझने जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट होता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी चाहिए, सर्टेन अकाउंट्स एंड नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देना चाहिए। और वो कौन सा है? सबसे पहले narratives, descriptions and de-arrangements of item recognized in those statement। अगर आपने कोई नई चीज़ें उसमें ऐड की है, कोई नरेशंस आपने उसमें ऐड की है, तो आपको कंपलसरी उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहिए। इंफॉर्मेशन नंबर बी लिखा है इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स दैट डू नॉट क्वालिफाइड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन इन द स्टेटमेंट। कुछ चीज़ें अगर आपकी क्वालिफाइड नहीं है, अगर आपकी असेट नहीं है, तो आप उसको अंदर वहाँ पे इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताना चाहिए। जैसे कि कोई असेट आपने लीज पे लिया है तो उसका लीज जो रेंट आप पे कर रहे होंगे वो आपको P&L में शो करना चाहिए। तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 वो बता रहा है डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फिगर्स आर अपेयरिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी राउंड ऑफ एज गिवन बिलो। जो भी चीज़ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हो ना, लाइक टर्नओवर अगर आप दिखा रहे हो तो उसको आपको राउंड ऑफ करना चाहिए। कौन सी मैनर में? तो नीचे जो हमें आपको टेबल दिख रहा है उस मैनर में उसको राउंड ऑफ करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर आपका टर्नओवर यानी कि आपका सेल लेस देन 100 करोड़ है, 100 करोड़ रुपीज से कम हुआ, तो आपको कैसे राउंड ऑफ करना है? टू नियरेस्ट दी हंड्रेड्स, आपको हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, मिलियंस में या फिर डेसिमल्स देयरफॉर उसमें आपको राउंड ऑफ करना चाहिए। लास्ट के डिजिट्स आपके इस तरीके से राउंड ऑफ होने चाहिए। 5 रुपीज़ की में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, टेंस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप 100 के नियरेस्ट में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा हुआ तो आप उसको कैसे राउंड ऑफ करोगे? लिखा है टू द नियरेस्ट ऑफ लैक्स, आपको लैक्स में उसको राउंड ऑफ करना चाहिए, मिलियंस या करोड़ में उसको राउंड ऑफ करना चाहिए या फिर डेसिमल। तो आप इस तरीके से आपको टर्नओवर को आपको राउंड ऑफ करना चाहिए। मतलब आपका टर्नओवर आप डायरेक्टली नहीं शो कर सकते, उसमें पॉइंट्स आ रहा है, कुछ राउंड ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अराइज हो सकती है। चलिए क्वेश्चन के हम एकदम एंड पे आ चुके हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट के कुछ और पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीड बिफोर द कंपनी आफ्टर हिज इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर फर्स्ट टाइम वो अपना बिजनेस शुरू कर रही है, उनके लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है?
the corresponding amounts that is comparatively for the immediately preceding reporting period for the all items shows in financial statement including notes shall be also given। यानी कि उनको नोट्स जो उन्होंने बनाई होगी उसके साथ हर एक चीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एक चीज उसकी अमाउंट को उनको अच्छी तरीके से शो करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी के लिए? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या फर्स्ट टाइम अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है तो उनको हर एक चीज इमीडिएटली रिपोर्टिंग पीरियड के बाद दिखानी जरूरी हो जाएगी। तो ये किसके लिए ज़रूरी है? जो इन्वेस्टर है, जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, उनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है ये क्वेश्चन का वो है नंबर 6। द पर्पज ऑफ द शेड्यूल द टर्म्स यूज्ड हियर इन शैल बी एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी वो लोग दिखा रहे हैं वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्रू ही उनको दिखाना चाहिए। तो एट द एंड ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाने वाला है। एमसीक्यू थोड़े से बाकी है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। बट ये चैप्टर को मैंने आपको टोटली 3 तरीके के क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके दे रहा हूँ। ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग, कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन है जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन ये चैप्टर में थे। आई होप सो कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये चैप्टर के काफी सारे एमसीक्यू उन्होंने पूछे हैं जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि है IASC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड कमिटी। क्या ये सही है? सो इट इज फॉल्स, क्योंकि ये अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड कमेटी नहीं है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है। वहां पे ये वर्ड फॉल्स हो रहा है। सो ट्रू एंड फॉल्स भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स में ही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS इज यूजलेस। क्या IFRS यूजलेस हो सकता है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट वन, फॉर द वर्किंग प्लेस ऑफ FASB इन कैनेडा। तो ये क्या सही है? ये भी फॉल्स है। FASB यानी कि फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कनाडा में नहीं है, जो इंग्लैंड में बेस है, तो ये भी फॉल्स है। नंबर 4, व्हेन द नीड ऑफ करेंसी ट्रांसलेशंस अराइजेस। कब आपको करेंसी ट्रांसलेशन अराइजेस होता है? तो ऑप्शन वहां पे है when statement of import is not done in a foreign country। not done in foreign country लिखा है तो ये गलत होगा। when loans is obtained from foreign currency not let in foreign currency, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। नंबर सी बोथ A and B, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी सुटेबल रहेगा, नॉट नन ऑफ दी अबव। यानी कि आपको ये जो ऊपर 2-3 पॉइंट्स है ना उसमें आपको करेंसी ट्रांसलेशन अराइजेज नहीं होता, इसीलिए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हमें करेंसी ट्रांसलेशन अराइजेज हो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में आगे बढ़ता है। एमसीक्यू नंबर 5 जो कि लिखा है which of the following options does not explain in the significance of conversions। यानी कन्वर्जन के फायदे में नीचे में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल नहीं है? सिंगल रिपोर्टिंग, बेनिफिट टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन, यूज ऑफ ग्लोबल कैपिटल मार्केट। ABC तीनों सुटेबल है, डी ऑप्शन सुटेबल नहीं है, कंसेप्चुअल डिफरेंसेस। अब कन्वर्जन यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिंगल रिपोर्टिंग है, एक जैसे फायदे आपको दिलाता है क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल का कन्वर्स कर रहे हो। चलिए नंबर 6 को हम देखते हैं जो कि है SIC का मीनिंग, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी बोलते हैं उसको। बाकी के ऑप्शन गलत है। नंबर बी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमीशन लिखा है, सी ऑप्शन में स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमीशन लिखा है और ऑप्शन डी में लिखा है स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है वही अपना सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, इन प्रेजेंट टाइम द कन्वर्जन मीन्स। अभी के हिसाब से कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि उसको हम इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS।
एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। कन्वर्जन का मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएफआरएस। हमने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईएफआरएस थ्रू एडवांस लेवल का बना दिया है। चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सफर आगे बढ़ाते हैं। नंबर 8, डैश आईएफआरएस इज रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कौन सा आईएफआरएस है? ऑप्शन ए आईएफआरएस 1, ऑप्शन बी आईएफआरएस 2, ऑप्शन सी आईएफआरएस 3 या ऑप्शन डी आईएफआरएस 4। आंसर आएगा आईएफआरएस 3 क्योंकि वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। नंबर 9, डैश इज नॉट इंक्लूडिंग इन इंडियन एंटाइटीज covered under the conversions to IFRS। अगर आप IFRS को कन्वर्ट कर रहे हो तो कौन सी इंडियन एंटिटी उसमें इंक्लूडिंग नहीं है? ऑप्शन ए लिस्टेड एंटिटी, ऑप्शन बी बैंकिंग एंटिटी, ऑप्शन सी इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन डी एंटिटी हैविंग द टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। तो इसमें आंसर नंबर डी आएगा। जिस एंटिटी, जिस बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो वो आईएफआरएस के कन्वर्जन को नहीं अडॉप्ट करेगी, बाकी हर कंपनी आईएफआरएस के कन्वर्जन में हिस्सेदार होगी। एमसीक्यू नंबर 10, आईएफआरएस आर इशूड बाय, कौन इशू करता है? आईएएसबी, आईएएससी, एआईसीपीए और आईसीएआई। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। देखो ऑप्शन नंबर ए और बी अगर आपको साथ में दिया है तो आप कमिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी उसको इश्यू कर रही है। MCQ number 11, dash is emerge in identification and discussions and resolutions of financial reporting issues within the framework of IFRS। IFRS के लिए नीचे में से कौन सा सुटेबल है जो उसको इंटरप्रिटेट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है IFRIC और IASB, ऑप्शन नंबर सी IASC एंड ऑप्शन डी ICAI। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेड कमिटी उसका फुल फॉर्म रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट है। चले नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में। नंबर 12, डैश इंडियन एंटिटीज आर कवर्ड अंडर द कन्वर्जन्स टू दी आईएफआरएस। नीचे में से कौन सी एंटिटी कवर अप होती है? ऑप्शन ए लिस्टेड एंटिटी, ऑप्शन बी बैंकिंग एंटिटी, ऑप्शन सी इंश्योरेंस कंपनीज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। प्रीवियस एमसीक्यू के जैसा ही है पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारी एंटिटीज कन्वर्जन ऑफ आईएफआरएस में हेल्पफुल है। नंबर 13, डैश इज इंक्लूडिंग इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर्ड अंडर द आईएफआरएस। नीचे में से कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्लूडिंग नहीं है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, ऑप्शन बी फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट या ऑप्शन डी स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन इक्विटी। ये सारे ए बी सी डी ऑप्शंस तक सुटेबल है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी फंड फ्लो स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल रहेगा। नंबर 14, फॉर एक्सचेंज ऑफ वेरियस करेंसी एट फॉरवर्ड रेट इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है जब हम फॉरवर्ड रेट को एक्सचेंज रेट में अप्लाई करते हैं? उसको फॉरेन रेट बोल सकते हैं, एक्सचेंज रेट बोल सकते हैं, ऑप्शन सी फॉरवर्ड रेट बोलेंगे या डी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम करेंसी को फॉरवर्ड रेट के साथ जोड़ते हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। MCQ number 15, IFRS 1 is related to option A first time adoption of IFRS, option B share based payment, option C operating segments या option D business combination। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS, क्योंकि IFRS 1 उसी के साथ रिलेट करता है। चलिए एमसीक्यू में कुछ और लास्ट एमसीक्यू है जिसमें नंबर 16, IFRS आर डेवलप्ड बाय, डेवलप किसने किया है? CICA, ICAI, IASB एंड SAIB। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है। अगर हम इश्यूड की बात करें तो उसमें कमिटी आएगा, राइट। नंबर 17, इन विच ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स वर एस्टैब्लिश। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1973 या 1974?
आंसर आएगा सी 1973। चलिए लास्ट एमसीक्यू नंबर 18 को देखते हैं। आईएफआरएस का मीनिंग तो लिखा है ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी इंटरप्रिटेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, ऑप्शन सी उसमें बोला है इंटरनेशनल फिजिकल एंड रिपोर्टिंग स्टैट्यूट, ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो बच्चों इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसका भी सफ़र यहीं पे कंप्लीट होता है। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ये चैप्टर था वो भी यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.